नमस्कार, आज है तारीख 25 अप्रैल, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा, पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर भेजें वापस। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बीबीसी से कहा, सिंधु जल संधि पर भारत ने की कार्रवाई तो इसे माना जाएगा जंग का ऐलान। हम करेंगे, हम वर्ल्ड बैंक से संपर्क करेंगे। इस संधि पर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये लंबे समय तक एक सफल संधि रही है, लेकिन आप एक तरफा इससे बाहर नहीं जा सकते। सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले से नाराज पाकिस्तान के लोग किया प्रदर्शन। तो देखिए, हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि मजहब इस्लाम हो या दुनिया का कोई भी मजहब हो, उसका ताल्लुक किसी भी तरीके के वायलेंस या तशद्दुद या दहशतगर्दी से नहीं होता है। पहलगाम हमले के विरोध में भारत में भी कई जगह हुए प्रदर्शन। दोनों पक्षों से आ रहे बयान से क्या बढ़ रहा तनाव, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही कनाडा में होने वाले चुनावों की भी करेंगे बात। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनते हैं सुमिरन से। रूसी सेना के जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक की मॉस्को में एक कार बम हमले में मौत हो गई है। रूस की जांच समिति ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस हत्या को लेकर जांच समिति की प्रवक्ता स्वेतलाना पेंत्रेंको ने कहा कि छर्रों से भरी एक फॉक्सवैगन गोल्फ कार में आईईडी के फटने से ये विस्फोट हुआ। Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте। स्वेतलाना पेत्रेंको कह रही हैं, रूस की जांच समिति ने बालाशिखा शहर में नेस्ट्रोव स्ट्रीट पर एक कार में विस्फोट के संबंध में हत्या और विस्फोटकों की अवैध तस्करी पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ रशिया के ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव की कार में विस्फोटक होने की वजह से मृत्यु हो गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये सब घर में बने विस्फोटकों से हुआ। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात की। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच जल्द से जल्द एक युद्ध विराम हो। इस्राएली सेना ने माना है कि पिछले महीने गजा पट्टी में दीर अल बलाह में 19 मार्च को एक संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी की इस्राएली टैंक से चलाई गई गोली से मौत हुई थी। पहले उसने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था, लेकिन अब स्वीकार किया है कि यह हमला उन्हीं की ओर से हुआ था। आईडीएफ ने कहा है कि घटना की शुरुआती जांच से पता चला है कि उसके सैनिकों ने उस इमारत को गलती से दुश्मन की मौजूदगी वाला समझ लिया था और इस वजह से उन्होंने हमला किया था, जिसमें यूएन के कर्मचारी की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आज चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट से इस मुठभेड़ की जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बांदीपोरा के कोलनर अजास इलाके में एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज सुबह राइस मिल में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आग बुझाने को पहुंचे 8 मजदूर जहरीली धुएं की चपेट में आ गए, जिससे 5 ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मिल के ऊपरी हिस्से में आग लगी थी। सावरकर पर विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली नगर निगम में मेयर पद के चुनाव का परिणाम आज घोषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी पार्षद राजा इकबाल सिंह इस चुनाव में दिल्ली के नए मेयर चुने गए हैं और भारत के इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का आज बेंगलुरु में निधन हो गया। वो 84 साल के थे। उन्होंने बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार से पहले उनका पार्थिव शरीर 27 अप्रैल को अंतिम दर्शन के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा।
आज पॉडकास्ट में शुरुआत करते हैं पहलगाम हमले और उसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से आई सख्त प्रतिक्रिया से। भारत ने जहां पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाने की बात की है, सिंधु जल समझौता रद्द करने, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने और अटारी सीमा को बंद करने की बात की है, वहीं पाकिस्तान ने भी कई कड़े कदम उठाए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने भी जवाब में कल कहा कि सिंधु जल समझौता रद्द करने की बात को वो खारिज करता है और इसके जवाब में शिमला समझौता निलंबित करता है। कल के पॉडकास्ट में मानसी जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो काफ़ी बातें हुई थी कि क्या कुछ हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। जहाँ तक इस समझौते की बात है तो ये समझौता क्या है, कब हुआ था, इसकी चर्चा हम ज़रूर करेंगे। पहले सुनते हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को, जिन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर सवाल किया बीबीसी संवाददाता आज़ादे मिशीरी से। माफ कीजिएगा, मोशेरी से। क्या पाकिस्तान ने विश्व बैंक या किसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मध्यस्थता के लिए संपर्क किया है? We will reach out to हम करेंगे। हम वर्ल्ड बैंक से संपर्क करेंगे। इस संधि पर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये लंबे समय तक एक सफल संधि रही है, लेकिन आप एक तरफा इससे बाहर नहीं जा सकते। क्या आपके लिए ये लाल रेखा है? क्योंकि जो बयान है उसमें कहा गया है कि पानी रोकने की किसी तरह की It will be a declaration of war, you know. You are इसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। आप असल में हमें मिलने वाला पानी रोक रहे हैं, जो हमारा हक है। संधि में जो लिखा है उसके मुताबिक ये बात भारत ने मानी थी। हम चाहते हैं कि ये संधि लागू रहे। तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता आज़ादे मोशीरी से। पाकिस्तान के अनुसार सिंधु जल संधि निलंबित होने से उसके 24 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। और सुमिरन, पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से देखें तो ये आबादी का कुल 80% है, यानी बड़ा है। और भारत की बात करें तो भारत फैसलों पर कायम है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की, उनसे कहा कि वो अपने अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनकी शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। इसी बीच आज भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी श्रीनगर पहुंचकर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। सरकार और विपक्ष ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कल दिल्ली में ऑल पार्टी बैठक हुई थी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। और एक चीज सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सबने माना है। इस बैठक में लगभग सभी बड़े नेता मौजूद थे। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज श्रीनगर पहुंचकर पहलगाम में चरमपंथी हमले में जो लोग घायल हुए थे उनसे मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। Every single Indian stands united, stands together so that we can defeat what the terrorists. राहुल गांधी ने कहा, ये महत्वपूर्ण है कि हर भारतीय एकजुट होकर एक साथ खड़ा हो ताकि हम आतंकवादियों की कोशिशों को नाकाम कर सकें। मानसी, ये चरमपंथी हमला मंगलवार को हुआ। अब पहलगाम में जो हमला हुआ है वहाँ ताज़ा स्थिति क्या है? ताज़ा स्थिति क्या है ये जानने के लिए हम बीबीसी संवाददाता माजिद जहांगीर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहलगाम में हैं, लेकिन उनसे हमारा संपर्क स्थापित हो गया है अभी। तो माजिद जी, ये जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है? कल स्केच जारी हुए थे, कुछ इनाम की घोषणा की थी अनंतनाग पुलिस ने, आगे क्या हुआ? देखिए, ये कल बिल्कुल अनंतनाग पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर से ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी किया और जिसमें 20 लाख की घोषणा की गई है उन चरमपंथियों को लेकर के। पुलिस के मुताबिक जिनका रोल है इस हमले में, और वो जो 3 चरमपंथी है जो पुलिस ने स्केच जारी किए हैं और कुछ डिटेल्स भी दिए हैं उसको लेकर के, और 2 चरमपंथियों को पाकिस्तानी नेशनल्स बताया गया है और उनका जो संबंध है लश्कर तोयबा से बताया गया है। और इसी तरह तीसरा जो चरमपंथी है वो कश्मीरी मतलब सिद्धानिया बताया गया है और जिनको लेकर के भी पुलिस ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। और उसके बाद पहलगाम के जितने जो जंगल हैं तो
वहाँ पे अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जारी है। उन चरमपंथियों की तलाश जारी है जो उस हमले में, जो बीती मंगलवार को पहलगाम के बायसरन पार्क में जो हमला हुआ, तो वो अभी तक वो कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। चरमपंथियों की तलाश जारी है। कल कुछ सिक्योरिटी के अधिकारियों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी और उनका ये कहना था कि पूरे जो पहलगाम के जंगल हैं तो वहाँ ये सर्च ऑपरेशन जारी है और चरमपंथी, और उसमें उस सर्च ऑपरेशन को लेकर के तरह तरह की चीजें वो कर रहे हैं, जैसे कि ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है या दूसरी टेक्नोलॉजी है या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब मुख्तलिफ चीजों को इस्तेमाल में लाकर उन चरमपंथियों की तलाश पहलगाम में जारी है। जी तो शुक्रिया। ये थे माजिद जहांगीर जो पहलगाम में मौजूद हैं और बता रहे थे कि फ़िलहाल जो हमलावर हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और सुमिरन, मंगलवार को जब ये हमला हुआ था उस वक्त घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले वो लोग थे जो उस इलाके में घोड़े और खच्चर चलाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल। बीबीसी संवाददाता माजिद जहांगीर ने कुछ ऐसे ही लोगों से बात की जो घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे थे। पहले सुनिए सज्जाद भट्ट को, जिनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। वो व्यक्ति, उन्होंने एक व्यक्ति को पीठ पर बिठाकर आगे जाकर वो आगे तक लेके गए थे। टूरिस्ट थे, वो बच्चे रो रहे थे तो हमने देखा, तो जब बच्चे रो रहे थे तो हमने उनको पानी वानी पिलाया है। उनको बोलो आप टेंशन मतलब घबरा मत, हम आए हैं, हम आपको हेल्प कर देंगे। तो वो बच्चा बोल रहा है कि भैया हमको किसी भी हालत में अस्पताल पहुंचा दो और हमको पानी पिला। फिर हमने उसको रास्ते में बिठा के उनकी माँ को भी पानी पिलाया, उनको भी पानी पिलाया। तब तक आगे एम्बुलेंस लगे हुए थे, फिर हमने उनको एम्बुलेंस में बिठा के फिर हम अपने घर चले आए। सर तो आगे सुनिए अब्दुल वहीद वानी को जो पर्यटकों के लिए घोड़े खच्चर चलाते हैं। तो मैं खुद 3:15 के करीब वहाँ पे पहुँचा हूँ। जब मैं पहुँचा तो उधर सिर्फ वो औरत लोग चला रही थी, डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी और बाकी जो जख्मी की हालत में थे। तो मैं जो ही वहाँ पहुँचा तो मैंने उनको पानी देना शुरू किया और मैंने सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाली कि आप घोड़े वाले यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कुछ जख्मी की हालत में उनको हम शिफ्ट नीचे करेंगे हॉस्पिटल में। हो सकता है कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हमारे कुछ लिसनर्स इंस्टा पर हमारा शो ना सुन पा रहे हों, तो वो हमारा ये शो सुन सकते हैं फिलहाल यूट्यूब पर और साथ ही सुन सकते हैं फेसबुक पर। और अब मानसी अगर बात करें शिमला समझौते की, जिसे पाकिस्तान ने निलंबित करने की बात की है, तो वो समझौता क्या है, कब हुआ, ये समझते हैं बीबीसी संवाददाता संदीप राय से। 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग के बाद शिमला समझौता हुआ था। यह एक औपचारिक समझौता था जिसे दोनों देशों के बीच शत्रुता खत्म करने के लिए अहम माना गया था। इसके साथ ही शांतिपूर्ण समझौते को आगे बढ़ाने में भी शिमला समझौते की खास भूमिका मानी जाती है। शिमला समझौते के मुताबिक दोनों देश सभी मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्ण तरीकों से करेंगे। 1971 की जंग के बाद शिमला समझौते के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC बना और दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि इसका सम्मान करेंगे और कोई भी एक तरफा फैसला नहीं लेगा। दोनों पक्ष LOC को पैमाना मानकर एक दूसरे के इलाके से सैनिकों को हटाने पर सहमत हुए थे। शिमला समझौता क्या है ये बता रहे थे बीबीसी संवाददाता संदीप राय। और इसके बाद एक और मुद्दा है जो दोनों तरफ सीमा पार फंसे लोगों का है, जो खासकर दोनों तरफ जो पाकिस्तान और भारत ने जो फैसले लिए हैं उसके बाद ये लोग चिंतित हैं। कल पॉडकास्ट में हमने श्रोताओं को सुनवाया था कि भारत की तरफ जो पाकिस्तानी नागरिक फंसे हुए हैं वो कितने चिंतित हैं। आज सुनते हैं पाकिस्तानी नागरिक अली हसन बकई को जो कराची में रहते हैं। उनके परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान में हैं तो कुछ लोग भारत में भी रहते हैं। हाँ, मेरा जाने का प्रोग्राम तो था, यहाँ से ये बन ही रहा था और वहाँ से बहनें भी कोशिश कर रही थी कि हम आएँ, मगर अचानक ये सोच भी नहीं सकते थे कि क्या होगा। हालात नॉर्मल चल रहे थे मगर अचानक ही इसमें गड़बड़ हो गई। तो अब हम फिर मुंतज़िर हैं किसी अच्छे वक्त के कि शायद कभी कोई ऐसा मौका मिले और फिर हम लोग जा सकें। तो अब एक रास्ता रह गया है, अगर मौका न मिला इंडिया जाने का और बॉर्डर इसी तरह लंबे अरसे के लिए बंद रहे तो दुबई का रास्ता है एक, बस कि दुबई जाएं और जाके वहाँ मिल लें। भारत में आज पहलगाम हमले के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए और हमला करने वालों को सजा देने की मांग की गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज प्रदर्शन हुए। राजधानी दिल्ली में व्यापारियों ने बंद की अपील की और सभी मुख्य बाजार बंद रहे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी सभी मस्जिदों से आज इस घटना की निंदा की गई।
कुछ लोगों ने इससे लेकर न्याय की मांग की और प्रदर्शन किया। यहाँ आए कुछ लोगों से बात की बीबीसी संवाददाता सैयद मोजिज इमाम ने। मुसलमानों की शुरू से लेकर और आखिर तक जब तक दुनिया कायम रहेगी हमेशा यही है कि आतंकवाद मुर्दाबाद। आतंकवाद को किसी भी धर्म से चश्मे से न जोड़ा जाए। आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं है। इस्लाम में कहा गया है कि किसी भी नाहक का आम आदमी का कत्ल करना गोया कि पूरे इस्लाम का कत्ल करना है। जो हुआ है वो गलत हुआ है। मैं भारत एक मुसलमान हूँ, एक नागरिक हूँ। जो जालिम है उनको ढूंढा जाए। ये मुसलमान हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिस मुल्क में रहना उस मुल्क के हिसाब से गद्दारी नहीं करना। तो हम मुसलमान इस भारत के कभी मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि मजहब इस्लाम हो या दुनिया का कोई भी मजहब हो, उसका ताल्लुक किसी भी तरीके के वायलेंस या तशद्दुद या दहशतगर्दी से नहीं होता है। और हमारे यहाँ तो दारुल इफ्ता फिरंगी महल ने सन 2016 में टेररिज्म के खिलाफ फतवा जारी किया था कुरान और हदीस की रोशनी में। यकीनी तौर पर जो हमला किया गया है वो कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान की एकता और इत्तिहाद और तहजीब और गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुँचाया जाए और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को मंजर आम पर लाया जाए। यकीनी तौर पर जो साजिश है वो यही है कि कश्मीर को अलग थलग किया जाए ताकि कश्मीरी अवाम को बहकाने में आसानी हो सके। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की बीबीसी संवाददाता सैयद मोजिज इमाम ने। वहीं पाकिस्तान में भी मानसी इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। कराची में लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए आज और भारत पर यह आरोप लगाया कि सिंधु जल संधि निलंबित करके भारत जल आतंकवाद कर रहा है। विरोध प्रदर्शन में मरकाजी मुस्लिम लीग कराची शाखा के नदीम अवान शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया, हम ये समझते हैं कि ये बराह रास्त पाकिस्तान पे हमला है, पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है, ये आबी दहशतगर्दी है। इसके अंदर आलमी इदारों को आगे बढ़कर हिंदुस्तान को उनके अज़ाइम से रोकना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि एक हमला हुआ और उस हमले के बाद ये सब कुछ किया गया, ये पहले से प्लान था। तो सुमिरन, भारत पाकिस्तान दोनों तरफ से अलग अलग बातों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित, जो रक्षा मामलों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, वो इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और हम पॉडकास्ट में कल भी उनसे बात कर रहे थे। मैंने आज उनसे बात की और ये समझा कि जैसा संयुक्त राष्ट्र का ये कहना है कि दोनों पक्ष संयम रखें, लेकिन जो बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, तीखे बयान आ रहे हैं, वो किसी और ही तरफ इशारा जी, वो करते उनका हैं। इशारा कुछ और ही तरफ है। तो ये जो हलचल है उसे जुगल किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दोनों देश फिलहाल क्या कर रहे हैं, तो हमने देखा कि भारत में जो विदेश मंत्री हैं वो अलग अलग देशों के राजदूत राजनयिकों से मिल रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहा हूं मैं। अलग अलग जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी बातचीत कर रहे हैं। वहाँ अगर आप पाकिस्तान में देखें तो कल एक सिमिलर तरह की कोशिश नज़र आई जहाँ पे पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने वहाँ के हेड्स ऑफ मिशंस यानी कि जो राजदूत हैं अलग अलग देशों के, उनको ब्रीफ किया। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो ये है कि ज़रूर एक दूसरे के सामने तो बातचीत इस तरह की हो रही है, थोड़ी आक्रामक किस्म की बातचीत हो रही है, लेकिन साइड में अगर आप देखें तो दोनों ही देश अपने अपने बलबूते से लोगों को, अपने दोस्तों को, बाकी देशों को रीच आउट कर रहे हैं और अपना पक्ष समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिप्लोमेसी में हालांकि हमने ये पहले भी देखा है, जब ये तनाव दोनों देशों के बीच बढ़े थे तब भी ये हुआ था और अब भी उसी दिशा में गाड़ी चलती नजर आ रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सिंधु जल समझौता अगर निलंबित होता है उसका बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ता है, क्योंकि उसकी आबादी निर्भर है इस पानी पर, और दूसरी तरफ व्यापार बंद होने की बात हो रही है। तो इसका कितना असर पड़ सकता है? व्यापार को लेकर जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने ये घोषणा कर दी थी हमले के अगले दिन कि अटारी से जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, लोगों के लिए भी और सामान के लिए भी। उसके बाद पाकिस्तान से हमने स्टेटमेंट देखा कि उन्होंने भी ये कहा कि वो भारत के साथ पूरी तरह से ट्रेड बंद कर देंगे और किसी तीसरे देश के थ्रू भारत का जो सामान पाकिस्तान में आता था या भारत को अगर पाकिस्तान कुछ बेचना चाहे तो वो भी बंद हो जाएगा। अब ये तो स्टेटमेंट्स की बात हो गई, असलियत में क्या हो रहा था? तो 2019 के बाद कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद पाकिस्तान ने बायलैटरल ट्रेड को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन सितंबर में मतलब एक महीने बाद ही पाकिस्तान ने एक उसमें रियायत दी और कहा कि हम
फार्मास्यूटिकल्स या कुछ कुछ चीज़ों को हम भारत से लेंगे। तो भारत ने पिछले कुछ 2-3 सालों के डेटा के हिसाब से जो मैं देख पाया हूँ, भारत ने पाकिस्तान से कुछ भी नहीं खरीदा है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत से काफ़ी बड़ी मात्रा में चीज़ों को खरीदा है। यानी कि फार्मा की बात हो गई, चीनी की बात हो गई, ऑटो कंपोनेंट्स का भी डेटा उसमें नज़र आ रहा है। तो ये सारा माल पाकिस्तान गया है। अटारी से भारत अफगानिस्तान के साथ भी अटारी के थ्रू ट्रेड करता था। तो जो वहाँ के लोकल पंजाब के जो बिजनेसमैन हैं उनसे मैंने बातचीत की, तो उनका यही कहना है कि भारत पर असर ये पड़ेगा कि जो अफगानिस्तान से माल आता था वो माल महंगा हो जाएगा। यानी कि ड्राई फ्रूट्स हो गए या जो भी भारत वहाँ से लेता था, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो अब भारत के लिए महंगा हो जाएगा। तो ये भारत के एंड पे भारत को ये नुकसान होगा, और ऑफ कोर्स जो भारत बेचता था उसके लिए अब उसको कोई और ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, तो ये एक नुकसान होगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान भारत से ये भारत को रियायतें क्यों मिली पाकिस्तान की तरफ से भारत को, क्योंकि पाकिस्तान को शायद ये समझ आ गया कि आसान कीमतों में भारत से ये चीज़ें उनकी ज़रूरत की उन्हें मिल रही थी। तो अब पाकिस्तान के लिए भी वो दरवाज़ा पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स ये ज़रूर कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत ज़्यादा थी। लेकिन जो एक एरिया अभी भी ग्रे है वो ये है कि थर्ड कंट्रीज के थ्रू ट्रेड जो होता है, जिसमें सरकारें इन्वॉल्व नहीं होती, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर मैंने भारत से कोई सामान खरीदा है जो मैं किसी और डीलर को बेच रहा हूँ दुबई में फॉर एग्जाम्पल, और वो डीलर दुबई में बैठा हुआ पाकिस्तान के किसी डीलर को बेच रहा है, तो फिर वो भारत और पाकिस्तान की सरकारों के आगे की बात हो जाती है। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स हमें कह रहे हैं कि इस तरीके से भारत पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा ट्रेड है जो चलता है वाया तरीके से, और शायद उस पर असर अब भी ना पड़े, या अगर पड़ता है तो देखना होगा। तो ये एक ग्रे जोन जैसा है जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं जिसको लेकर। तो ये थे बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित जो बता रहे थे कि दोनों तरफ से जिस तरीके से बयान आ रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर व्यापार पर बात आई तो कौन अधिक खामियाजा भुगत सकता है। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मानसी, अब पॉडकास्ट में बात करते हैं कनाडा की। तो आने वाले सोमवार को यानी 28 अप्रैल को कनाडा में मतदान होगा, और मतदान का जब परिणाम आएगा तो देश को अपना नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। इस मतदान को कई सालों में सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक माना जा रहा है। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर सबकी नज़र है। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में अचानक तनावपूर्ण हुए भारत कनाडा और अमेरिका कनाडा के संबंध बहुत अहम है। और कनाडा में जो अगला पीएम बन के आएगा उसके लिए एक तरफ बैलेंस बनाना बड़ी चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर जो तनाव है उससे निपटना भी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। मैं खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिका और कनाडा की सीमाएं भी मिलती हैं। इस बीच महंगाई, जलवायु परिवर्तन, ये मुद्दे तो अहम हैं ही। जी बिल्कुल। और कुछ ही देर पहले मैंने बात की टोरंटो कनाडा में मौजूद बीबीसी संवाददाता सरबजीत धालीवाल से, और ये जानने की कोशिश की कि चुनाव में कौन सी अहम पार्टियां मैदान में हैं, क्या मुद्दे हैं, अब वो किस तरह से उन मुद्दों पर डिलीवर करने का वादा कर रही हैं। भारतीयों की भी एक बड़ी संख्या है। बिल्कुल, मुख्य चेहरे कौन हैं, तो यही सब जवाब दिया बीबीसी में मौजूद सरबजीत धालीवाल ने। जो ताकत है तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो लिबरल हो जो पिछले 2015 से सत्ता में है, और कंजर्वेटिव हो, और एनडीपी हो, और इसके अलावा जो अन्य पार्टियां वो। जब मुद्दे की हम बात करते हैं तो इस वक्त कनाडा में जो सबसे ज्यादा मुद्दे हैं वो अहम है। वो है एक तो हाउसिंग को लेकर जो है लिबरल पार्टी को सवाल किए जा रहे हैं, और खुद लिबरल पार्टी भी ये मानती है कि हाँ, हाउसिंग क्राइसिस देश में बड़ा है और घरों की कमी है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है और जॉब कट्स हैं उसका भी मुद्दा काफी अहम है।
पर इन तमाम मुद्दों के अलावा जो इस वक्त अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया, तो वो टैरिफ से भी यहाँ की अर्थव्यवस्था पर काफी असर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जो ऑटो पार्ट्स हैं वो कनाडा में मैन्युफैक्चर होते हैं, उसको लेकर भी काफी जो है यहाँ पे जो है कमी हो रही है। और कल मेरी बात हो रही थी यहाँ की कंपनी से, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 50% जो है 50% जो है वो अपने कर्मचारी कम किए। और दूसरी जो कनाडा की लाइफ लाइन है वो है ट्रकिंग। ट्रकिंग जो है इस वक्त, क्योंकि अमेरिका और जो कनाडा है ये बॉर्डर क्रॉस होते हैं, ट्रकिंग के जरिए सामान इधर से उधर जाता है, तो जब वहां पे टैरिफ लगा तो उसका असर भी ट्रकिंग इंडस्ट्री के ऊपर काफी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक मुद्दा सबसे अहम है जिसका सबसे ज्यादा इस बार चुनाव में शोर भी है, जो टैक्स जो है वो आम जो नागरिक है जो उनके ऊपर ये कार्बन टैक्स लग रहा है, उस कार्बन टैक्स को भी लोग जो है थोड़ी सी लिबरल पार्टी के प्रति नाराज है। तो सर दूसरा सवाल कि भारतीय समुदाय जो है वो कितना अहम रोल निभाएगा इन आने वाले इलेक्शंस में, क्योंकि वहाँ कई लोग हैं जो भारतीय मूल के लोग हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो भारत से पढ़ने वहाँ गए हैं और दूसरी तरफ इम्पोर्टेंट पोजीशंस भी वहाँ पर वो होल्ड करते हैं। भारतीय जो है खास तौर पर जो पंजाबी कम्युनिटी है वो बहुत यहाँ पर राजनीतिक तौर पर डोमिनेट करती है। यहाँ पे अगर मैं 10 प्रोविंस हैं और उनमें से 7 प्रोविंस में जो है उनकी राजनीति है या वहाँ की जो कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका जो डिसाइड है वो पंजाबी कम्युनिटी करती है। इस बार जो है 65 के करीब जो है वो पंजाबी खासतौर पर सिख कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं वो चुनाव में लड़ रहे हैं और 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर इनमें आपस में ही मुकाबला, यानी कि अगर एक पंजाबी है तो उसका मुकाबला पंजाबियों से ही हो रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कितना ज्यादा पॉलिटिकली डोमिनेट कर रही है पंजाबी कम्युनिटी। इसके अलावा कुछ गुजराती कम्युनिटी भी है जो है उनके भी कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जब आप बात करते हो स्टूडेंट्स की, क्योंकि पिछले समय में बहुत सारे भारतीय और इंटरनेशनल स्टूडेंट इस देश में आए हैं, हालांकि स्टूडेंट को वोटिंग का राइट नहीं है, पर क्योंकि जो है इमिग्रेशन पॉलिसी है वो कनाडा ने पिछले समय में चेंज की है और उसका सीधा असर इन जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो यहाँ पे रहने का और PR होने का सपना लेकर इस देश में आए थे, उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। उनके वर्क परमिट एक्सपायर हो चुके हैं और स्टूडेंट जो हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव में उनका मुद्दा तो खैर नहीं है, पर उनको उम्मीद ये है कि अगर जो भी सरकार बनेगी उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी लेके आएगी और फिर जो है उनका भविष्य जो है उसी पर निर्भर करेगा। मुख्य चेहरे की बात करूं तो जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है यानी कि NDP जो है कनाडा की प्रमुख पार्टी है, उनके आगे नेता है जगमीत सिंह जो कि पंजाबी मूल के हैं वो है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी जो ओंटारियो में कमल खैरा जो कि अभी कैबिनेट मिनिस्टर है उनका वो एक पंजाबी मूल के, उनका भी इस पे दाव लगा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो पिछले काफी समय से जीत के आते रहे हैं, पर इस बार कौन जीतेगा ये वोटर खुल के नहीं अपनी डिसाइड कर पा रहा, क्योंकि अगले 2 दिन जो है वो बहुत अहम होंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने अपना जो पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी हुई है। तो ये थे कनाडा के टोरंटो में मौजूद BBC संवाददाता सरबजीत धालीवाल। पिछले कई दिनों से हम आपको लगातार बता रहे थे कि कहानी जिंदगी का तीसरा संस्करण आ रहा है, तो वो दिन आज है। आज इसका पहला एपिसोड आ गया है और इसमें इरफान बात कर रहे हैं जाने माने बॉलीवुड निर्माता, फिल्म निर्माता, निर्देशक महेश भट्ट से। महेश जी, हमको बताइए कि आप चूंकि खुद ये कहते रहे हैं कि बहुत सारी फिल्में आपकी अपनी ज़िंदगी के ज़ाती तजुर्बात पर आधारित हैं, मबनी हैं, तो हमें बताइए, हालांकि ये बात आप बहुत बार बहुत से लोगों को बता चुके होंगे, लेकिन इस ज़िंदगी की कहानी में जो BBC पर हम कर रहे हैं इसमें हमारे लिए दोहराइए। 1948 में आज़ाद भारत में हमारा जन्म हुआ। हमारे वालदा जो थी माँ शिया मुसलमान और बाप हमारे जो है एक नागर ब्राह्मण नाना भाई भट्ट फिल्म मेकर थे अपने वक्त के। और हम शिवाजी पार्क एक मुंबई का बहुत फेमस एक पार्क है जहाँ पर पॉलिटिकल रैलीज और कल्चरल इवेंट्स होते थे, तो उसके बिल्कुल पास हमारा घर था, वहाँ हमारा जन्म हुआ। माँ बचपन से जब नहलाती थी, जब स्कूल भेजती थी, तो ये कहती थी कि बेटा तो एक नागर ब्राह्मण का बच्चा है, तेरा भार्गव गोत्र है, अश्विन शाखा है, मगर अगर डर लगे ना तो याली मदद बोल दिया कर। हमारे वालिद साहब ने
समाज की नजरों में जो हमारी जो वालदा है उनसे ब्याह नहीं किया था, तो एक स्टिग्मा था जिसको पूरा परिवार जो है छुपाता था। अल्लाह वी वर फोर्स्ड टू लिव। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या है ये हमारी सच्चाई है। तो एक तो तरफ आप ये पार्ट सिखाते हैं कि सच बोलो सच बोलो सच बोलो, हम जो है वो है, रियलिटी है। और कुदरत की हम बेमिसाल एक क्रिएशन है कि म्यूनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा हमको, मगर कुदरत ने तो हमको हर चीज से नवाजा है। ये जो आपने सुना अभी, ये इंटरव्यू की एक झलक है, लेकिन पूरा इंटरव्यू आप पॉडकास्ट पन्ने और यूट्यूब पन्ने पर देख सुन सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट यहाँ ख़त्म होता है। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। आपसे अगली मुलाकात होगी अब सोमवार को। तब तक के लिए आप खबरों के लिए BBC हिंदी इंस्टाग्राम से जुड़े रह सकते हैं। आज पॉडकास्ट का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक ने। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।